नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द ओपन टॉक पर। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद के छावनी बोर्ड के डीईओ डिफेंस स्टेट ऑफिसर श्री अमित कुमार मिश्रा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, इनका अनुभव प्रयागराज के संबंध में। अभी यहाँ पर पोस्टेड हैं और प्रयागराज में इनका अपना कैंप है। इस संबंध में इनकी क्या तैयारियाँ हैं। प्रयागराज में मेरी जो पोस्टिंग है वो करीब 1.5 साल हो गई और यहाँ पर मैं रक्षा संपदा अधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ। जो बेसिक काम हमारा होता है वो जितने भी डिफेंस लैंड हैं हमारे ज्यूरिडिक्शन में, उनका रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम होता है, सर्वे का काम होता है और एक देख रेख का काम होता है ताकि उस पर इंक्रोचमेंट ना हो, उस पर कोई इलीगल कब्जा ना हो, और यदि कहीं कोई कब्जा है उसको हटाने का प्रयास होता है और ये डिफेंस लैंड को बचाने का काम होता है। इसके अलावा प्रयागराज सर्किल के अंदर 3 बेसिक कैंट लिखने पड़ते हैं। एक प्रयागराज कैंटोनमेंट बोर्ड खुद, दूसरा जो है बनारस कैंटोनमेंट बोर्ड है और तीसरा अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो इस सर्किल के अंदर वहाँ से रिलेटेड लैंड इशू देखे जाते हैं। इसके अलावा करीब 22 जिलों में कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं जो डिफेंस के, उसका मैनेजमेंट और सर्वे देखा जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर वर्क होता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रयागराज में आप देखें तो महाकुंभ हो रहा है। जो महाकुंभ का जो परेड ग्राउंड है वो बेसिकली डिफेंस लैंड है और वो हर साल माघ मेला के लिए उनको दिया जाता है और कुंभ के दौरान भी मेला अथॉरिटी को सौंपा जाता है ताकि वो वहाँ पर अपना सारा वह कार्यक्रम हो सके। इसके अलावा हमारा माघ मेला क्षेत्र में खुद का भी कैंप है जहाँ लोग आके, हमारे अफसर या और भी लोग आके रुकते हैं। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 इसकी तैयारी करीब 2 सालों से चल रही है, बहुत ज़ोर शोर से, और बहुत सारे इससे रिलेटेड वर्किंग परमिशन दिए गए हैं, बहुत सारी लैंडें ट्रांसफ़र की गई हैं, बहुत सारे रोड बनाए गए हैं, रोडों का चौड़ीकरण किया गया है, एयरपोर्ट डेवलप करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से इसकी तैयारियाँ करीब 2 सालों से बहुत तेज़ी से चल रही थी और अभी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप आएंगे घूमने तो आपको देखने को मिलेगा कि वो ठीक हो गई हैं। तो अब आपने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपकी पढ़ाई लिखाई, आपने बचपन में क्या आपके संघर्ष रहे हैं, ये सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसकी तैयारी जो है यूपीएससी की बहुत नोन सर्विस है, सबको पता रहता है। भारतीय लोक सेवा आयोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, इन लोगों के लिए एग्ज़ाम कराता है। सामान्य शब्दों में कहें तो सिविल सर्विस की तैयारी लोग करते हैं और सिविल सर्विस में 2009 में कई एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2010 का बैच मिला था। इसी में एक सर्विस होती है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, भारतीय रक्षा संपदा सेवा बोलते हैं। इसमें चयन हुआ था और मैंने चयन के बाद बहुत सारे कैंट में और डिफेंस स्टेट ऑफिसर में के रूप में काम किया है। मेरी पहली पोस्टिंग वैसे तो बबीना रही थी, झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी।
जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी मैंने शुरू में दिल्ली से की थी। पढ़ाई लिखाई मेरी सारी, मेरा जो बेसिक टाउन जो है वो गोरखपुर है। गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ और सारी पढ़ाई मेरी गोरखपुर से हुई है। गोरखपुर में ही वहाँ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर किया था और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीकॉम किया था। उसके बाद मैंने तैयारी की और 2010 में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर सारे परिवार के लोग, फादर मदर हमारे गोरखपुर रहते हैं, उनका अपना व्यवसाय है और इस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस तैयारी के बाद इस नौकरी के दौरान आपने और भी आपकी गतिविधियाँ रही हैं, जैसे आपने किताब लिखी हैं, तो कैसे आपको समय मिला, कैसे आपने मैनेज किया और क्या इंटरेस्ट रहा कि आपने किताबें लिखी और इसमें? देखिए, पढ़ने लिखने का जब तक शौक़ नहीं होगा आपको, तब तक आप ऐसे भी तैयारी और सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। पढ़ने लिखने का शौक़ तो बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कोई भी सिविल सेवा या जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, इससे सेवा में यदि आप आना चाहते हैं, तो पढ़ने का इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। पढ़ने के इंटरेस्ट के साथ-साथ कुछ लिखने का भी इंटरेस्ट रहा है और इसी कारण जब कभी भी समय मिलता है, कभी छुट्टी होती है, कभी संडे सैटरडे में टाइम मिलता है, तो पढ़ने लिखने का एक प्रयास करते हैं और उसी के दौरान श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का मौका मिला और पढ़ने के दौरान ऐसी प्रेरणा मिली कि इसमें कुछ लिखा भी जाए और इसीलिए काव्य रूप में उसको, उसके 18 अध्याय को काव्य रूप में लिखने का प्रयास किया ताकि वो गायन शैली में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें। काव्य गीता श्रीमद् भागवत गीता का एक हिंदी अनुवाद है। अब इसको आप पढ़ेंगे तब हिंदी अनुवाद है या उसमें जीवन दर्शन भी है या फिर लेखक की भी कुछ दृष्टि है, ये आपको पढ़ के समझ में आएगा। दूसरी आपकी किताब है कुंभ नगरी एक नज़र। देखिए, अभी तो इसकी प्रेरणा हमें यहीं से मिली। मेरी यहाँ पोस्टिंग के दौरान महाकुंभ की तैयारी हर जगह हो रही थी, जगह-जगह चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि लोग जब प्रयागराज में आएँ या कहीं से भी कुछ सर्च करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका महत्व है। इसके लिए मैंने कुंभ नगरी प्रयागराज एक नज़र एक प्रयास किया कि लोगों को इसके बारे में पता चल पाए और लोग इसकी धार्मिक, इसकी अंतर्निहित कथाएँ और इसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी समझ सकें और कुंभ के विषय में बहुत सारी जो और बातें हैं जो शायद पुराने लोगों ने कही है या पुरानी जगहों पर है, उनका एक मिश्रण है और एक सामान्य तरीके से उसे समझाने और बताने का प्रयास किया गया है, ताकि जो नई पीढ़ी आ रही है, जिनको इनके विषय में बहुत कम जानकारी है या जो इवन विदेशों में रहते हैं, जो देश के अन्य कोनों कोनों में रहते हैं, तो उनको यहाँ की महत्ता, यहाँ की उस संस्कृति और उस समागम का एक बेहतर ज्ञान हो सके, इसलिए इसको एक लिखने का प्रयास किया गया है। तो आपने यूपीएससी की तैयारी करी और जी, यूपीएससी की तैयारी में कई चैलेंजेस होते हैं, जी, जो हमारे युवाओं के सामने आते भी हैं। जी। तो उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस बताइए और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपीएससी की तैयारी यह एक ऐसा समझिए कि प्रयास है, जिसमें बहुत निर्धारित सिलेबस, बहुत निर्धारित तरीके से चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना ही उसका कोई ऐसा गाइडलाइन है। दूसरी बात ये है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप ग्रेजुएट हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए आपको और आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो है, एक ऐसा नेचर है उसका कि कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तो ये एक
रिस्क भी एक इन्वॉल्व करता है, दूसरा एक होप भी देता है कि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। वह किसी भी स्ट्रीम में पढ़ा हो, उसने इतिहास पढ़ा हो, उसने भूगोल पढ़ा हो, वो आईटीएन हो, वो नॉन आईटीएन हो, वो डॉक्टर हो, वो जो है कुछ भी इस तरह का कर रहा हो जिससे किसी भी स्ट्रीम में, जैसे उसने मान ली हिंदी पढ़ा हो, संस्कृत पढ़ा हो, तो इस कारण से एक बहुत बड़ा रेंज, बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जो ये इसकी तैयारी कर सकता है और इसका एग्ज़ाम दे सकता है और सेलेक्ट हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि अब देखिए इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा इसका जो चार्म है, जो एक स्टेबिलिटी है, जो एक समाज पे प्रभाव है, ये सब चीज़ें बहुत आकर्षित करती है लोगों को। इस कारण से इसमें बहुत सारे अ, लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं और चूँकि ऐसा देखा गया है कि हर क्षेत्र से, हर वर्ग के लोग इसमें आके अपनी तैयारी की और उन्होंने मेहनत की और सफलता प्राप्त किया है। इस कारण से इसमें ऐसा ऐसा लगता है कि यह एक आसान भी है और कई लोगों के लिए इसने बड़ी कठिनाई भी उत्पन्न की। कई लोग ऐसे ऐसे रहे, मेरे मित्र ऐसे रहे, तैयारी के दौरान ऐसा देखा गया कि लगातार उन्होंने 4 इंटरव्यू दिए फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग ऐसे रहे जो आए, उन्होंने 1 साल तैयारी की और निकल गया। तो एक समय के बाद इसमें किस्मत का भी योगदान हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि आप तैयारी करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये आपके किसी भी फील्ड में यदि काम करने जाते हैं, तो उसमें इसका प्रभाव दिखता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने जो है पहला अटेम्प्ट अपना 2007 में दिया था और करीब 6 मंथ की मैंने तैयारी की थी। उसके बाद मैंने दिया था और इंटरव्यू का कॉल कुछ नंबरों से रुक गया था। तो जब पहला अटेम्प्ट दिया, पहली जब तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि बहुत ही आसान है क्वालीफ़ाई करना, क्योंकि पीटी का क्वालीफ़ाई हुआ, मेंस की तैयारी अच्छी, तो लग रहा था कि बहुत जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। बट यूपीएससी कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको धैर्य रखना भी सिखाती है। यह केवल ऐसा नहीं है कि आपने बहुत आप प्रिपेयर हों तो आपका सिलेक्शन ही हो जाए। उस प्रिपरेशन का एक पार्ट धैर्य रखना भी है। और जब दूसरे अटेम्प्ट में प्रयास किया तो उसमें भी रुक गया। जब दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो लगा कि अरे! ऐसा कैसे? तो दूसरे अटेम्प्ट के समय मैंने पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे फ़ोकस किया। और कई जब आप तैयारी करते हैं, जब आपका नहीं होता है, तो उस समय अपने आप को मोटिवेट करना, यह बहुत ही टफ़ काम है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं और कैसे मोटिवेट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि असफलता से उबरना और फिर तैयारी करना और फिर लगना और फिर ये उम्मीद बाँधना कि अगली बार हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको डाउट है, तो संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए आप जब तैयारी करें, तो जब आप तैयारी करें, तो आप इस बात का ख़्याल रखें कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वह मोटिवेशन को बना के रखना है, इस उम्मीद को बना के रखना है कि आपका हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ लोगों का होते देखा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लास्ट अटेम्प्ट में हुए हैं। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो उनके पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। करीब समझिए कि 4 साल बहुत लगातार केवल एक ही काम किया। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा चक्र होता है कि आप प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, नहीं होता है, फिर प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सांप-सीढ़ी के खेल की तरह तैयारी होती है। हर बार आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है और हर बार नए कॉम्पिटिशन, नए लोग, नए तरीके से पेपर, नया पैटर्न, तो इसमें सामंजस्य बैठा के ही तैयारी करनी पड़ती है और ये ध्यान रखना पड़ता है, गेस करना पड़ता है कि अगली बार क्या पूछेगा और क्या उसको कैसे आप क्रैक करेंगे।
एग्ज़ाम की अच्छी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए पेपर आपका बहुत टफ आ गया, तो वो सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए टफ नहीं है। तो सारा कट ऑफ नीचे चले जाता है। यदि ये बहुत पेपर आसान हो गया, तो सबके लिए आसान है। तो कई सारे बच्चे ऐसा होता है कि जब पेपर टफ देखे तो घबरा जाते हैं। उसमें जो वो 3 घंटे या 2 घंटे का जो समय है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसकी बड़ी भूमिका होती है। आपके साल भर की प्रिपरेशन उस 2 घंटे की होती है। और वो 2 घंटा आपका अगर जो निकल गया अच्छा, तो आपकी साल भर की प्रिपरेशन सफल हो जाती है। जिन लोगों का नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि उनका एग्ज़ाम के दौरान आ नहीं रहा है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे घबराहट में उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब मार्जिन का लेवल इतना कम होता है कि आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी यदि गलत हो गए, जो बहुत आसान थे या जो सबसे हो रहे थे, तो आप बाहर हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का मार्जिन है, वो मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है, तो पढ़ने के बाद भी, तैयारी के बाद भी यदि वो 2 घंटे आपने पेशेंस बना के रखा, एग्ज़ाम बेहतर गया तो आपका सिलेक्शन होता है। इसी तरह मेंस में जब आप पढ़ते हैं और फिर उसको लिखते हैं, मैंने ऐसा देखा कि मैंने खुद भी महसूस किया कि जब आप लिखना जैसे ही पेपर आया और जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है कि पूरे पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आप उसको जब दोबारा पढ़ते हैं तो लगता है अच्छा ये 4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर लिखना शुरू करते हैं जो आपको सबसे अच्छा आता है। एक बार आप लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर वो कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। और इसमें भूमिका इसकी आती है कि आपने कितना लिखा है। क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें वो छोटी-सी क्वेश्चन में पूछना होता है। जैसे जब मैं दे रहा था तो उस साल पूछा था कि भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम 20 वर्ड में बताइए। अब आप सोचिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम 20 वर्ड में कौन-सी प्रॉब्लम बताएँगे? तो ये है कि आपके लिखने का और प्रायोरिटी फिक्स करने का। मेंस लिखने के तरीके में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रायोरिटी फिक्स करना। कि मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें। यदि 5वें पॉइंट को आप पहले ले आ रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी आपके आंसर राइटिंग को खराब करती है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले किसी के बारे में पूछा गया, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी देश के इंटर रिलेशन संबंध को पूछा जा रहा है या इतिहास का कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन है या किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है, तो जो सबसे पहली बात स्ट्राइक करनी चाहिए किसी के दिमाग में, वो पहले आना चाहिए। दूसरी बात क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट उसका हो गया, वो आना चाहिए। अब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में मान लीजिए से पूछिए, तो उसका नाम सबसे लास्ट में लिख दीजिए, उसका प्रोफ़ेशन सबसे लास्ट में लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए कि अरे बड़ा अच्छा आदमी है, तब लिखिए कि नाम क्या था उसका। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ये क्रम आपको तभी याद रहता है, तभी आप लिख पाते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है, क्रम खोजना बहुत बड़ी बात नहीं, सबको पता रहता है। लेकिन आदत नहीं है तो पहला हमने इनिशिएट किया, दूसरे, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट पे कुछ और अननेसेसरी बातें या कम इम्पोर्टेंट बातें लिख दी। और इतने छोटे आंसर होते हैं, इतने कम समय में चीज़ें लिखनी होती हैं, उसमें ये ख़्याल रखना पड़ता है कि आप कितना उसको कंसाइज़ रूप में, कितने उसको कॉम्पैक्ट रूप में लिख रहे हैं, कितना उसको व्यवस्थित लिख रहे हैं। और उसके लिए यही है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके उसके रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलते हैं एग्ज़ाम में। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, वह हाँ, तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसमें, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन रह जाता है या जो टाइम है वो 5 साल लग जाता है। तो इसमें एक अल्टरनेटिव, यदि आप कुछ प्लान करके चलें, कुछ पढ़ते रहें साथ में, तो एक बेहतर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि क्या इसमें हो। यदि मान लीजिए इन केस 1% नहीं हो तो इसलिए नहीं कि आपको अल्टरनेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए कि आपको वो कॉन्फिडेंस देता है। तो आप साथ में लॉ कर लें या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो बेहतर होता है। कुछ लोग एजुकेशन फील्ड में
कुछ कर लेते हैं। तो एक आपको वो एक कॉन्फिडेंस के लिए होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस का इसमें बहुत रोल है। और अपने आप को संभालना वो बहुत ज़रूरी है। लोग भी आपके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, जो आपको लगता है अरे ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उम्मीदें इतनी बड़ी होती हैं जहाँ से आप निकल के आते हैं। जैसे आप यदि सामान्य परिवार से आते हैं या आप सामाजिक रूप से देखेंगे तो लोग इस तरह का ताने मारते हैं कि अरे अच्छा आप ये बन जाएँगे क्या, वो बन जाएँगे क्या? तो वो एक 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 दबाव बनाता है लोगों पर। तो ऐसे में यदि आपके पास आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप जो है मेहनती हैं, बहुत डेडिकेशन से काम करना चाहते हैं और धैर्य रखे हुए हैं, तो रास्ता निकल के आता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा गया है, सामान्य पृष्ठभूमि से आके उन्होंने अच्छे रैंक लाए हैं, अच्छे अलग-अलग सर्विसेज़ में काम कर रहे हैं और देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न डिपार्टमेंट में, विभिन्न चीज़ों में वो काम करते हैं और बेहतर सेवाएँ दे रहे हैं, बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। बस इसके लिए यही है कि आप बेहतर धैर्य रखिए, सही किताबें पढ़िए, बहुत लोगों से गाइडेंस मत लीजिए, कुछ गाइडेंस लीजिए, जिसको भी आप समझते हैं थोड़ा बहुत, जो आपके आस-पास संपर्क में आता है, उसमें से चुनिए कि किससे आप बेहतर समझ सकते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो तो बता सकते हैं। लेकिन जो असफल रहे हैं, उनकी भी दृष्टिकोण, उनका भी नज़रिया समझना आपको ज़्यादा लाभदायक देता है। उन्हें पता रहता है। वैसे मेरा ये मानना है कि होना और ना होना, इसमें सारी मेहनत साथ किस्मत का भी बहुत योगदान है और इसलिए ईश्वर पे भरोसा रख के मेहनत करनी चाहिए। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, उस किस्मत की लाइन को टच करने के लिए आपको बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको दौड़ना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो ये डिसाइड होगा कि अब किस्मत आपके फ़ेवर में है कि नहीं है। तो इसलिए वो दौड़ अपनानी पड़ेगी, वो मेहनत करना पड़ेगा, वो स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपने आप को सँभालना पड़ेगा। ऐसे समय आता है जब आप एकदम अकेले हो जाते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि अरे सहानुभूति दिखाते हैं, वो भी आपको खराब लगता है। कोई कहता है जैसे मेरे साथ हुआ, जब नहीं हुआ तो अरे कोई बात नहीं अगले साल हो जाएगा। बट वो 1 साल की जर्नी का वो जो पीड़ा है, वो तो उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है जो प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो ये कोई और वही समझ सकता है जो उस तैयारी में हो, जो जो तैयारी कर रहा हो। और बहुत सारे लोग चूँकि करते नहीं तैयारी, तो घर में भी ऐसा होता है कि आपके आस-पास के लोग, आपके आस-पड़ोसी, बहुत सारे लोग आपको आपकी असफलता पे ताने भी मारते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग डराने वाले ज़्यादा हैं कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर जो आपको ये लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर होना मुश्किल है। आप ये ज़रूर है कि प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप कोई अपना बैकग्राउंड सही करें, अपना कोई ऐसा एजुकेशन का फील्ड चुनें जिसमें आप रोज़गार ले सकें और उसके बाद तैयारी करें। और तैयारी के दौरान इस उम्मीद और इस विश्वास से करें कि हमारा तो हो ही रहा है। आप क्लास में बैठे हैं तो ये सोच के बैठिए कि अगर क्लास में 60 हैं तो कम से कम 1 का यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। यह विश्वास आपके अंदर रहेगा तभी सफलता मिलती है। डाउट का इसमें कोई समाधान वो नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान भी देते हैं, सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। बट हाँ, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो कोई चांस नहीं बनता। तो ये हमारा एक छोटा-सा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं, तो मूल किताबों को छोड़ कर के कोचिंग के नोट्स, कुछ शॉर्ट बुक मिल जाए, कुछ कुंजी मिल जाए, शॉर्टकट पढ़ लें, इस चक्कर में पड़ जाते हैं और किताबों का अवॉइड करने लगते हैं कि इतना मोटा है, इतना मोटा कौन पढ़े, कौन पढ़े, कौन पढ़े। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा जो मानना है कि जितना आप शॉर्टकट रास्ता अपनाएँगे, उतना ही सफलता से आप दूर होते जाएँगे। शॉर्टकट जो जितने भी इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं, वो किसी और ने बनाया है, उसने समझ के बनाया है, तो उसे तो समझ में आ गया। लेकिन आप जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो उससे उतने से ही कैसे समझ जाएँगे? तो पहले तो बड़ा बेसिक सी चीज़ यही है कि जिसने बनाया है, उसने बहुत पढ़ा है,
यदि आप देखिए कि उसने शॉर्ट पढ़ के शॉर्ट बना दिया, तो ऐसा यदि आप कोई भी शॉर्ट ऐसे सीरीज या कोई ऐसा देखेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है कि शॉर्ट पढ़ के शॉर्ट बनाया जा सके। उसने बहुत पढ़ा फिर शॉर्ट बनाया। बड़ी अच्छी बात है। अब आप क्या है कि शॉर्ट जो है आप सोचते हैं हम वही पढ़ने के बाद, और जिसने बनाया है वो पढ़ा होगा, उसने तैयारी की होगी, तभी तो बनाया है। तो आप सोचिए कि उसने इतना पढ़ा और इतना बनाया और फिर भी नहीं हुआ उसका, या हुआ मान लीजिए, तो दोनों परिस्थिति उसने पढ़ा तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला। दूसरा जो है, जो उसके स्थापित बुक हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं जब तैयारी कर रहा था तो हमारे एक मित्र एक लड़के को ले आए। उसने पूछा कि अरे कोई ये इतनी बुक मोटी है, इसको कैसे पढ़ें? नहीं पढ़ेंगे तो क्या नहीं होगा? हमने कहा भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब ना करें तो नहीं होगा। आप नहीं भी बनेगा अफसर तब भी दुनिया चलेगी, ऐसा तो नहीं रुक जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। मेरा ये मानना है कि किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आपका एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस डेवलप होता है और किसी भी सब्जेक्ट को आप गहराई से समझते हैं। जब उस गहराई को आप अपने शब्दों में लिखते हैं तब आपका मेंस बेहतर होता है। अगर जो आपने बहुत रट्टा मारने वाला काम किया, तो जो लोग सिविल सेवा के एग्जाम के पेपर बनाते हैं वो उन्होंने बहुत पढ़ाई की हुई है। आप पहले समझिए कि आपका पाला किससे पड़ रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके सामने कोई ऐसा शूटर है जो उसने हजारों गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप 1 घंटे में उससे हरा देंगे, ऐसा कुछ तरीका बताइए सिखाने के लिए। अरे आपको आपको उसके दिमाग से खेलना है, उसके क्वेश्चन का जवाब देना है जिसने बहुत पढ़ाई की है, उसे बहुत ज्ञान है। उतना तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लेवल का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन बनाने वाला है यदि वो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के बनाता तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन लेकिन मेरा ये मानना है, और कोई भी मतलब देख सकता है, कि जो क्वेश्चन बनाता है वो बहुत ही विद्वान रहता है। वो अपने सब्जेक्ट पे पता नहीं कितनी किताबें पढ़ता है। हज़ारों किताब को पढ़ने वाले लोग हैं जो बनाते हैं। अब उसने मान लीजिए हज़ारों किताब पढ़ के और तब क्वेश्चन का फ्रेम किया है, और आप उसे चाहते हैं कि 5 किताब, 2 एक किताब पढ़ के कर। तो एक तो ये कि बेसिक आइडिया हो गया। दूसरे क्या है कि कुछ ऐसे बुक हैं जो अ, बहुत स्थापित किताबें हैं जिसमें लोग पढ़ के और निकाल सकते हैं। बेसिक तो एनसीईआरटी कहते हैं कि आप पढ़िए। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जो अब बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं तैयारी करने, उनसे कहिए एनसीईआरटी पढ़िए तो वो कहते हैं अरे साहब एनसीईआरटी तो हमने पढ़ ली है 10th में, 9th में, 11th में। लेकिन अब आपको एनसीईआरटी ऐसी पढ़नी है कि उस एनसीईआरटी को लिखने का कैसे लिखा गया, उसको इतनी शॉर्ट में क्यों लिखा गया, उसको लिखने में हर इसकी लाइन में कुछ ना कुछ कह रहा है, आइडिया लिखना है। इसीलिए आप देखिए मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले लिए जाते हैं, या लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन के रूप में बता दिया जाता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे, आप सामने से गुजरा रहेगा, तभी ये होता है। और लिखने वाले लोगों ने लिखा है तो आप पढ़ना तो एक, आप समझिए कि कोई और उपाय नहीं है कि आप उसको पढ़ें। और इतना टाइम आपके पास रहता है, मान लीजिए आप डेली 40 पेज 50 पेज भी पढ़ते हैं, 30 पेज भी पढ़ते हैं, 300 की बुक है पेज की, और 30 पेज डेली पढ़ते हैं, तो अब देख लीजिए कितने दिन पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है, भागते हैं। जितना टाइम आप खोजने में लगाते हैं किताब, उतने में तो पढ़ लेंगे। तो बेसिकली शॉर्टकट से तो बहुत मुश्किल है, बचना चाहिए। हाँ, एकदम अगर शॉर्टकट आप है तो आप, मैंने ये देखा है कि जिनने पहले साल ही कोचिंग कर ली, जाके नोट्स बना लिए, उसको पढ़ लिए, सिलेक्शन उसका तब हुआ जब वो 3 साल तक वो फिर सारी चीज़ें लौट के आके किए फिर। अगर जो शॉर्टकट से बनता तो बहुत सारे मटेरियल हैं, आप उठा के पढ़ लीजिए। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होती है? जब आप बुक पढ़ते हैं। और जब आप बुक पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक नज़रिया अपना रखते हैं, एक नज़रिया डेवलप होता है आपका, तब आपकी उसकी झलक आपके मेंस के लिखने में होती है, पीटी में लिखने में होती है। अब लोग कहते हैं साहब ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, मिल नहीं रहा है। वो जो पूछता है, जो लिखता है, वो वो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है कि आपने अपने शॉर्टकट पढ़ा है या आपने उतनी बुकें नहीं पढ़ी हैं। तो जितना आप मैक्सिमम पढ़ सके उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज सुना अमित मिश्रा जी को,
और उनके जो बातें हैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप लोग देखिए, समझिए और तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करिए, पढ़िए, चीज़ों को प्रोसेस से आप भी गुजरेंगे। जो भी आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।